नमः संस्कृताय, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। संस्कृत वर्णमाला किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सुपर टेट, सी टेट, MP टेट, रीट और UP टेट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिएगा। ये पहला लेक्चर है आज का। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। कंप्लीट वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जिससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट करते चलिए, उसका रिवीजन। स्वर, यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, स्वर। स्वर को अच कहा जाता है। क्यों अच इसको कहते हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछ लिए कि स्वर को अच क्यों कहा जाता है, नीचे 4 ऑप्शन में कुछ कारण दिए हों, तो इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर का अर्थ क्या होता है? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, स्वर क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे या बोलेंगे आ, तो आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आ क्या है? स्वर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी क्या है? स्वर है। आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ, ए, औ, ये क्या है? स्वर है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ऋषि, री, ए, ओ, ए, औ। कितने हैं टोटल? 9। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 9 दिया हो, 11 दिया हो, 13 दिया हो, 23 दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे? 9 लगाएंगे। तो हेडिंग डाल के लिखिए, संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 9 है। 9 स्वर लिख लीजिए कॉपी में। इनको अच भी कहा जाता है। क्यों अच कहा जाता है? क्योंकि ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार क्या है, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। प्रत्याहार सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, महस और सूत्र पढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए स्वरों को यच कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर को अच कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आप यही बताएंगे क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वर को अच कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। मूल स्वर क्या है? अभी हमने आपसे बताया कि जब नॉर्मली आपसे पूछेगा संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आप 9 लगाएंगे। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछ ले कि संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से? छोटा, छोटी, ऊ, ऋषि, ऋषि और री, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? स्वर जिनको हल कहते हैं, स्वर जिनको अच कहते हैं। अच मतलब अच इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, हल हमारे मुंह से क्यों निकला? हल किसको कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हल व्यंजनों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आगे की स्लाइड में आप देख पाएंगे। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि मूल स्वर जब आप पूछेगा तो आप 5 लगाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन लिख दे, पूछ ले संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने, तो आप 9 लगाएंगे। संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वरों की संख्या क्वेश्चन में पूछता है कितनी है, तो 4 है संयुक्त स्वरों की संख्या। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ए, औ। क्यों इनको संयुक्त कहा गया? क्योंकि ये 2 से मिलकर के बने हैं। जैसे ए की अगर हम बात करें तो ये आ और ई मिलकर के ए बना है। ओ की अगर हम बात करें तो छोटा आ और ऊ मिलकर के ओ बना है। अगर हम ए की बात करें तो आ प्लस ए मिलकर के ए बना है। यहाँ पे थोड़ा सा हलंत लगना छूट गया है, तो आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर के ये ओ बन गया। तो ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 4। मूल स्वर कितने हैं? 5। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। स्वर को क्या कहा जाता है? अच। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अच प्रत्याहार में आते हैं। इतनी जानकारी कंफर्म हुई, आपको याद हो गया वीडियो देख करके ही। तो अब आप एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम स्वर के प्रकार या भेद की बात करते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 प्रकार हैं या 3 भेद हैं। पहला है इसमें से ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ऋषि, री, ये क्या है? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। तो
एक मात्रा जहाँ पे लगे, है ना। जैसे आप लिखते हैं का, तो इसमें क्या है, ये हरस्व है, एक मात्रा लगी छोटी। अब जब आप लिख देते हैं का, तो यहाँ पे बड़ा का एक डंडा लग जाता है ना, ऐसे गलत लिख गया था वहाँ पे, ये का लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, दीर्घ है। तो अब आप जान गए होंगे हर्ष स्वर में क्या होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, बोलेंगे भी तो कम आवाज निकलेगी। दीर्घ स्वर क्या है, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए औ ए औ, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर जैसे आप ओम बोलते हैं, ओम, तो ज्यादा आवाज निकलती है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, इनको हम प्लुत कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए आपने देखा होगा ऐसे, थोड़ा सा ही उल्टा बना है, ऐसे बनाया जाता है ना। ओम जब आप लिखते हैं तो ऐसे ओ, और ऐसे बीच में एस टाइप में बना देते हैं और ये ओम लिखा जाता है। ओम बोल करके देखिए। तो अगर आपसे पूछे कि ओम में कौन सा स्वर है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लुत स्वर है। इसका प्रयोग ज़्यादातर वेदों में होता है, ठीक है, ओम वगैरह में, तो ये वेदों में ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात ह्रस्व स्वर की क्या होगी, एक मात्रा। क्या कहा जा रहा है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, तो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होगी। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होंगी, 2। प्लुत स्वर की कितनी होंगी, 3 मात्राएं। व्यंजन में क्या होगा, आधी मात्रा। आइए डिटेल से जानते हैं। तो एक मात्रिक स्वर में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक स्वर नहीं है, और 3 ऑप्शन ऊपर वाले एक मात्रिक के दे देगा और एक यहाँ पे द्विमात्रिक के। तो आपको पता होना चाहिए, एक मात्रिक में छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि ऋषि री, ठीक है। द्विमात्रिक में ऋषि ऋषि यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। दोनों ऋषि ऋषि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अंतर क्या होता है, छोटी और बड़ी ऋषि ऋषि में, ठीक है। तो ये ह्रस्व के अंतर्गत आता है और ये दीर्घ के अंतर्गत। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी ऋषि ऋषि होती है और ये छोटी वाली ऋषि ऋषि होती है, ये दीर्घ के अंतर्गत। और त्रिमात्रिक में हमने आपको बताया, जब आ में 3 वो लग जाए, मतलब ऐसे, तो वो हो जाता है। इसी प्रकार से ई में भी जब 3 पाई लग जाए, 3 को ऐसे हम लोग इंगित करते हैं, ठीक है। अर्धमात्रिक वर्ण में क्या आ जाएगा, जिसके नीचे हलंत लगा हो, व्यंजन वर्ण सभी, का खा गा गा अंगा, जिसके नीचे हलंत लगा हो, तो ये होते हैं अर्धमात्रिक वर्ण। मात्रा काल क्या होता है, पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पलक झपकने के समय को क्या कहते हैं, एक मात्रा काल, द्विमात्रा काल, त्रैमात्रा काल, त्रिमात्रा काल। तो आपको ध्यान रखना है, मात्रा काल क्या है, पलक झपकने के समय को ही एक मात्रा काल कहते हैं। व्यंजन क्या है, अभी हमने आपको हल बोला था ना, तो हल व्यंजन को ही कहा जाता है, ठीक है। अन्वग भवति व्यंजनम, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। अगर आप का बोलिए, का, तो का में भी आ रहा है ना, क प्लस आ, तो ये होते हैं व्यंजन, मतलब किसी न किसी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वो होते हैं व्यंजन। अगर आपको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है तो आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, है ना, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, शुरुआत से जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल रामबाण चीज़ें हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, कोई भेजे आपको नोट्स PDF मिले, उस पर डिपेंड मत रहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, तो जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि का में क्या होता है, हलंत। जब हम का को लिखते हैं तो ऐसे तो ये का है, लेकिन इसके अंदर आ छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो है का जो है ये इससे मिल करके बना है, क प्लस आ, तब ये का बनता है। ऐसे ही खा, ऐसे ही गा, ऐसे ही सारे वर्ण। अर्धमात्रिक वर्ण कौन से हैं, तो व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसे क, च, ट, त, प, इन्हें ही अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। सूत्र है व्यंजनम चार्ध मात्रिक किम, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, इसलिए इनको हल कहा जाता है। स्वर को क्या कहा गया, अच, हल को क्या कहा गया, व्यंजन, यानी व्यंजन को हल कहा गया। तो व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्वरों की संख्या कितनी है, 9। मूल स्वर कितने हैं, 5, जो कि माहेश्वर सूत्रों के हैवरट
से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। तो माहेश्वर सूत्र आपको डिटेल से जब हम पढ़ाएंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। व्यंजन के अगर हम मुख्य प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में जिनका वर्णन मिलता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। अंतष्ट व्यंजन, बहुत बार पूछा गया। ऊष्म व्यंजन, फेवरेट टॉपिक है ये सब, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले आप बता पाए। तो संयुक्त व्यंजन ये चतुर्थ प्रकार है, इसको जो है माहेश्वर सूत्र में गणना नहीं की गई है। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि अगर आपसे व्यंजन का प्रकार दे रहा है नॉर्मली तो आप 3 ही लगाएंगे, या फिर अगर दे रहा है नॉर्मली दे रहा है तो आप, अब ये क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन में 3 देता है या 4 देता है, या फिर अगर दोनों दे देगा तो यहाँ पे विवाद की स्थिति बन जाएगी, है ना। अब ये आयोग पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस पैटर्न के हिसाब से उत्तर मानते हैं। फिलहाल जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको कराया जाएंगे क्वेश्चन, उसमें बताया जाएगा कि यूपी टेट में अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आया है तो क्या पूछा गया। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें, मुख्य रूप से व्यंजन अगर आपसे हो सकता है क्वेश्चन में लिख करके आए कि मुख्य रूप से व्यंजन, तो आप 3 लगाइएगा, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ ले कि व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 लगा सकते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों भागों का स्पर्श हो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 25, 33। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो का से माँ तक, ठीक है। का से माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ, ताल, मूर्धा, इन सभी स्थानों से बोले जाते हैं, अलग अलग आपको बताया जाएगा। स्पर्श इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कंठ, ताल, मूर्धा इन सब को स्पर्श करने के बाद ही उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसका सूत्र क्या है? कादेव मावसाना स्पर्शा। तो का वर्ण में कौन कौन सा आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, जा, जा, इया। टा वर्ग में ट, ठ, डा, डा, इया। कई बार 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना। वर्ग में एक भी अक्षर अगर गड़बड़ कर देगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ता वर्ग में क्या आ जाएगा? त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, ब, ब, मा। अभी हम उच्चारण स्थान की बात नहीं कर रहे, अभी बेसिक सी चीजें आपको बताई जा रही हैं। अंतष्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अंतष्ट व्यंजन की संख्या कौन सी है, या निम्नलिखित में से कौन सा अंतष्ट व्यंजन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है य, व, र, ल, ये जो है अंतष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। कौन कौन से? य, व, र, ल। क्लियर हुई बात? ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसका सूत्र है सल ऊष्माणः। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? श, स और ह, ये 4 हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं तो आपको याद रहेगा 4 होते हैं, ठीक है। अगला देखिए संयुक्त व्यंजन, जिनको हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। क्यों संयुक्त कहा गया? शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जैसे छ आप लिखिए तो कैसे बनेगा? छ आप लिख रहे हैं तो इसमें किन किन का रोल है? आधा का भी है, इसमें शा भी है आधा, और आ भी है, तब ये छा बन पाया है। तो ये संयुक्त है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि छा किन से मिलकर के बना है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, आपको ऑप्शन पहचानना होगा। कई बार सिर्फ इतना ही दे देता है ऑप्शन में, क और शा, ये आ नहीं देते। तो आपको ध्यान रखना है छा जो है ये क और श से मिलकर के बना है। त्र किससे मिलकर बना है? तो आधा ता और आधा रा और आ। इसी प्रकार से ज्ञा। अयोगवाह की बात करें अगर हम, तो वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 प्रकार के 4 वर्ण और भी हैं। इसमें 4 कौन कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूली और उपधमानीय। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि इनको अयोगवाह क्यों कहा गया, क्योंकि इनका वर्णन कहीं भी माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। अनुस्वार तो आप जानते ही होंगे, अनुस्वार किसे कहेंगे और विसर्ग किसे कहेंगे। तो अनुस्वार ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, और विसर्ग क्या है जो यहाँ पे लास्ट में लगा है? आहा, है ना। जैसे आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? कुछ भी आप, जैसे आप बात कर लें अंक लिखते हैं तो ये क्या है? अनुस्वार है। और विसर्ग क्या है? जैसे आप लिखते हैं अतः, तो ता में 2 बिंदियाँ लगी होती हैं, ये अतः। तो ये तो आप जानते ही होंगे, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। क्रमशः लिखा है तो ये अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग से संबंधित हो गया। क्लियर हुई बात? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। हर सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः।
किसका उच्चारण? ये जो अंग और आह है इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप बोल करके देखिए, बोलिए अंक, अंक। आवाज कहाँ से निकल रही? कंठ से आवाज निकल रही। जीवामूली, जीवामूली क्या होते हैं? तो का खा, इनके पहले क्या लिखा होता है? आधे विसर्ग के समान होते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे वो अक्षर मिला नहीं हमारे फॉन्ट में, ठीक है। का के पहले ऐसे बनाया जाता है, जो उनको कहते हैं जीवामूली। वो फॉन्ट मिल नहीं रहा है, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है जीवामूली। का या खा के पहले अगर लगा दिया जाए तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि इसका चिन्ह कैसा होता है। हमने आपको बता दिया इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसे उल्टा सी दोनों तरफ का, ये होता है चिन्ह, ठीक है। इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जीवामूल से होता है, जीभ के नीचे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जीवामूली वर्ण कौन से आते हैं। आप बात करते हैं उपधमानीय। उपधमानीय क्या है? पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपधमानी कहते हैं। इसका सूत्र क्या कहता है? उपूप पधमानी। थ्योरी आपने पढ़ ली है, तो निश्चित रूप से आप जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पे टेस्ट के रूप में आपके सामने रखे गए उनका भी उत्तर आप सही से दे पाएंगे। 28 प्रश्न है, चेक करते चलिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? तो स्वर का दूसरा नाम क्या है? मन में सोचिए, 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ, अच कहा जाता है स्वर को। क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न देखिए, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच, अक, अल या फिर अड़? दूसरा प्रश्न आपके सामने, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर आपके, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। एक्स्ट्रा व्याख्या कोई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसी से संबंधित अगला प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न, स्वर कितने होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। तो इसका आंसर मिलेगा सी। गूगल पे सर्च करेंगे, हो सकता है 11-13 दिखाए, 11 या 13 दिखाए, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5, जस्ट अभी आपने पढ़ा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? दिए गए विकल्प में आपको बताना है। ए, ओ, ए और औ, ये होते हैं आपके मिश्रित स्वर, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है, जिसको हम मतलब 2 पाई नहीं जिसमें लगा सकते? जैसे आप छोटा आ लिखते हैं तो फिर साथ में क्या होता है? बड़ा आ। छोटी ई लिखते हैं तो बड़ी, छोटा ऊ लिखते हैं बड़ा ऊ। अब यहाँ पे किसका हम दीर्घ नहीं लिख सकते? क्वेश्चन नंबर 6, तो ली से लीशी का, इसका दीर्घ नहीं होता है। 7वां प्रश्न, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? हमेशा दीर्घ ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ए, ओ, ए और औ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वर कितने प्रकार के हमने आपको पढ़ाया अभी? क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 9, इसको कहते हैं हम स्वर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या फिर केवल स्वर? एक मात्रा की बात कही जा रही तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, 11वां प्रश्न, दीर्घ कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्या कहलाते हैं? दीर्घ, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत कहा जाता है, जैसे आप ओम लिखते हैं या बोलते हैं। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? क्वेश्चन नंबर 13, प्लुत स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 14, 5 वर्ग हैं। का से मा तक संख्या कितनी है? 25। गा व्यंजन है, गा किसके अंतर्गत आएगा? स्पर्श, संयुक्त, उष्म, अंतष्ट। तो का से मा तक के बीच में आपका ये आ जाएगा, इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अंतष्ट वर्ण कौन कौन से? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 16वां प्रश्न,
य र ल व अंतस्थ वर्ण है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 17वां प्रश्न। श स स ह ये ऊष्म व्यंजन है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? 18वां प्रश्न, अभी हमने आपको पढ़ाया। ए ओ ए औ, सी ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सी बात है, आ ई री ये स्वर है, तो ला जो है ये स्वर नहीं है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। छा मिलकर के बना है, हमने बताया था ना, ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट में ही प्रश्न ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो अधा का और शा से मिलकर के बना है आपका छा। आंसर जाएगा पहले ऑप्शन के साथ। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होंगे? देखिए ऊष्म में लिखा ही है ऑलरेडी, ऊष्म ये होते हैं, तो अंतस्थ में कौन होंगे? य व र ल, सी ऑप्शन। 50 तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं, तो आपको पता होगा तब ना आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छ त्र ज्ञा, तो यहाँ पे ज्ञा आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। कौन सा ह्रस्व नहीं होता? अभी इस पैटर्न पे भी आपने प्रश्न पढ़ा, तो ओ जो है ये ह्रस्व नहीं होता है, हमेशा दीर्घ में ही प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24, 4 है। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो? अनुस्वार, विसर्ग, उप, यहाँ पे आप पढ़िए, सारे लिख करके आ रहे हैं ना? ओके, तो अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपमध्य नाम, ये होते हैं 4 अयोगवाह, हमने आपको पढ़ाया था अभी जस्ट। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अच की संख्या कितनी है? अच मतलब स्वर, स्वर कितने अभी आपने पढ़े? 9, तो आंसर जाएगा बी। मूल स्वर पूछे तो आंसर लगाइएगा 5। ऊष्म वर्ण नहीं है, ऊष्म में कौन कौन से आपने पढ़ा? स श स ह, देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, स्पर्श व्यंजन नहीं है। 27वां प्रश्न आपके लिए, यह जो है स्पर्श के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि का से मा तक ही होते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आप लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। का वर्ग के वर्ण क्या कहे जाते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, सबका कमेंट चेक होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पे कुछ और वीडियो आ रहे हैं जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। नमः संस्कृताय, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करिएगा।